ठीक है। तो आइए इस विशेष विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि हम बड़ी शांति से एक कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में कॉफी का एक कप है। हाँ, एक बहुत ही आम सी स्थिति। बिल्कुल। और अचानक मतलब बिना हमारे सोचे हमारा ही हाथ उठता है और हमारे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ओह, ये तो और सबसे डरावनी बात यह है कि हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सच में किसी हॉरर फिल्म की सीन जैसा लग रहा है। है ना। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा में हम किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे अपने दिमाग के उस कंट्रोल रूम की, जो कभी कभी पूरी तरह से बगावत कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेडिकल साइंस की दुनिया में इसे एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट डिसऑर्डर्स कहा जाता है, यानी अनियंत्रित शारीरिक गतिविधियां। तो आज हमारा मिशन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत ही विस्तृत है। हाँ, तो आज के सत्र का उद्देश्य सिर्फ कुछ रहस्यमयी बीमारियों की कोई उबाऊ सूची पढ़ना नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक डॉक्टर के नजरिए से, मतलब क्लिनिकल रीजनिंग की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझेंगे कि एक डॉक्टर किसी मरीज के लक्षणों को देखकर कैसे काम करता है। मतलब सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि समझना है कि मशीन काम कैसे कर रही है। एकदम सही, क्योंकि अगर हम इन हरकतों के पीछे की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नहीं समझेंगे तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब हम उसे लागू करना सीखें। यही बात मुझे इस विषय में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस बहुत सटीक होता है, जैसे इंजीनियरिंग में होता है। हाँ, हड्डी टूटी, एक्सरे में सफेद लकीर दिखी और डॉक्टर ने बता दिया। बिल्कुल, ये रही समस्या। लेकिन न्यूरोलॉजी में, खासकर जब शरीर इस तरह अनियंत्रित होकर हिलने लगे, तो वो एक्सरे मशीन लगभग बेकार हो जाती है ना? 100%। वहाँ डॉक्टर की आंखें और उसकी समझ ही उसका सबसे बड़ा टूल होता है। तो हमारे स्रोत बार बार दो भारी भरकम शब्दों का जिक्र करते हैं, बेसल गैंग्लिया और एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम। हाँ, ये शब्द थोड़ी डरावने लग सकते हैं शुरुआत में। सच में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम आखिर क्या भला है? क्या ये दिमाग की कोई खास वायरिंग है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह सोचिए। अच्छा, एक ऑफिस? हाँ, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है मोटर कॉर्टेक्स, जो इस ऑफिस का बॉस है। बॉस ने आदेश दिया, कॉफी का कप उठाओ। ठीक है, बॉस ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन बॉस हर छोटी बात पर ध्यान नहीं देता। वो ये नहीं देखता कि उंगलियां कैसे मुड़ेंगी, कोहनी कितना उठेगा। इसलिए बॉस के नीचे एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। ओह, और यही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बेसल गैंग्लिया है। बिल्कुल। इस डिपार्टमेंट का काम है हर हरकत को स्मूथ बनाना, उसमें तालमेल बिठाना, ताकि कॉफी छलके नहीं। मतलब बॉस ने सिर्फ विजन दिया, लेकिन काम को सलीके से कैसे करना है, ये बेसल गैंग्लिया तय करता है। एकदम सही। और इस डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी आपस में बात करते हैं, हाँ। उनका मुख्य मैसेंजर है डोपामीन। डोपामाइन, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, हमारे शरीर की हर गतिविधि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मांसपेशियों के बीच एक तालमेल का परिणाम है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी? हाँ, जैसे जब हाथ मोड़ने वाली मांसपेशी सिकुड़ती है, तो उसी वक्त हाथ सीधा करने वाली मांसपेशी को रिलैक्स होना पड़ता है। अच्छा, एक खींचेगा तो दूसरे को ढील देनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब ये डिपार्टमेंट सही से काम करता है, तो हमारी हरकतें मक्खन की तरह स्मूथ होती हैं। हाँ। लेकिन जब ये डोपामिन का संतुलन बिगड़ता है, हाँ। तो शरीर अनचाही हरकतें करने लगता है। तो ये वैसा ही है जैसे कार का एक्सीलरेटर और ब्रेक हाँ, एक साथ काम करना बंद कर दें। हाँ, या फिर कोई बाहर से दोनों को गलत समय पर दबाने लगे। बाप रे, गाड़ी तो झटके खाएगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्लिनिक में आने वाला हर कांपता हुआ हाथ पार्किंसंस की बीमारी क्यों नहीं होता। यही वो जगह है जहां एक डॉक्टर की असली परीक्षा होती है। डॉक्टर को ये देखना होता है कि गति झटकेदार है, किसी लय में है या लगातार हो रही है। तो चलिए इस क्लिनिकल रीजनिंग को परखने के लिए एक काल्पनिक केस लेते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए एक 35 वर्षीय पुरुष मरीज क्लिनिक में आता है। उसे अचानक बहुत तेज झटके आ रहे हैं। झटके किस तरह के? कभी उसके चेहरे पर अजीब सी सिकुड़न होती है, तो कभी उसका कंधा अचानक से हवा में उछल जाता है, देखने में बिल्कुल बेतरतीब। अच्छा, और कुछ बताया उसने? हाँ, स्रोत में एक बहुत ही खास बात लिखी है। मरीज बताता है कि ये झटके आने से ठीक पहले उसे अपने अंदर एक तीव्र इच्छा या अर्ज महसूस होती है। ओह, एक प्रेमोनिटरी अर्ज। हाँ, और अगर वो पूरी ताकत लगा दे तो कुछ सेकंड के लिए वो इन झटकों को रोक भी सकता है।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये प्रेमोनिटरी अर्ज ही है। एक डॉक्टर के तौर पर मेरे दिमाग में कई संभावनाएं चल रही होती हैं। क्या ये मायोक्लोनस है, कोरिया है, ट्रेमर है या टिक है? इतने सारे नाम। लेकिन जैसे ही मरीज कहता है कि वो इसे कुछ पल के लिए सप्रेस यानी रोक सकता है, पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये टिक है। माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। किसी अनियंत्रित झटके को इंसान मर्जी से कैसे रोक सकता है? ये इस बीमारी का सबसे अनोखा पहलू है। स्रोत सामग्री में 1928 के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट विल्सन का जिक्र है। उन्होंने इसे छींक आने से जोड़ा था। छींक से? हाँ, सोचिए, जब आपको छींक आ रही होती है तो आपको पहले से पता चल जाता है ना? हाँ, नाक में एक अजीब सी खुजलाहट होती है। बिल्कुल। और आप चाहें तो अपनी नाक पकड़कर पूरी ताकत लगाकर उस छींक को कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, लेकिन अंदर दबाव बढ़ता जाता है। हाँ, और जब वो छींक आखिरकार बाहर आती है तो बहुत जोर से आती है, लेकिन उसके बाद एक अजीब सी राहत भी मिलती है। एकदम सटीक। यही मोटर टिक का मैकेनिज्म है। मरीज को शरीर में एक तनाव महसूस होता है, वो उसे कुछ पल रोक सकता है, लेकिन अंततः उसे वो हरकत करनी ही पड़ती है ताकि वो अंदरूनी तनाव खत्म हो सके। हाँ, ये टॉरेट सिंड्रोम का क्लासिक लक्षण है। टिक्स अक्सर उद्देश्यपूर्ण हरकतों की नकल करते हैं, जैसे बार बार गला साफ करना या कंधे उचकाना। ये बहुत ही दिलचस्प है कि इसमें एक इच्छा जुड़ी हुई है। लेकिन अगर क्लिनिक में कोई मरीज आए जो कहे कि उसे कोई इच्छा महसूस नहीं होती, बस झटके लगते हैं, तो मामला अलग हो जाता है। वही तो। स्रोत सामग्री में ट्रेमर, मायोक्लोनस और कोरिया जैसे शब्द बार बार आते हैं। बिना मेडिकल डिग्री के ये सब एक जैसे हिलते हुए लक्षण ही लगते हैं। ये एक बहुत ही आम उलझन है। इसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका एक मानसिक फ्लो चार्ट बनाना है। एक फ्लो चार्ट? चलिए बनाते हैं। हाँ, पहला सवाल हम पूछते हैं, क्या ये गतिविधि लयबद्ध है? अंग्रेजी में कहें तो रिदमिक। मतलब एक फिक्स्ड स्पीड और ताल में, जैसे कोई पेंडुलम। हाँ, एकदम पेंडुलम की तरह। हाँ। अगर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मांसपेशियां एक के बाद एक लय में संकुचित हो रही हैं, तो वो ट्रेमर है। अच्छा, जैसे पार्किंसंस में उंगलियों का गोल गोल घूमना। बिल्कुल, वो रेस्टिंग ट्रेमर है। लेकिन अगर इसमें कोई लय नहीं है, तो हम अपने फ्लो चार्ट के दूसरे सवाल पर जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है? क्या ये अचानक लगने वाले बिजली के तेज झटके जैसा है? जैसे कभी कभी सोते समय अचानक पैर झटके से उछल जाता है। हाँ, उसे मायोक्लोनस कहते हैं। इसमें कोई लय नहीं होती। कॉर्टेक्स से अचानक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एक बर्स्ट आता है और मांसपेशी सिकुड़ जाती है। हाँ, एक मांसपेशी अचानक पूरी ताकत से सिकुड़ती है और फिर रिलैक्स हो जाती है, पलक झपकने जितनी तेजी से। तो ट्रेमर एक पेंडुलम है। हाँ, और मायोक्लोनस एक बिजली का झटका। तो फिर ये कोरिया क्या है? कोरिया ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब डांस होता है। डांस? क्या मरीज सच में डांस कर रहा होता है? नहीं, ये बस देखने में डांस जैसा लगता है। इसमें गतिविधि बिजली के झटके जैसी नहीं होती, बल्कि ये एक तरल या फ्लूइड हरकत होती है। फ्लूइड हरकत मतलब एक लहर की तरह? हाँ, बेसल गैंग्लिया के लगातार गलत सिग्नल भेजने के कारण हरकत शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ऐसे छलांग लगाती है जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती है। कोई उदाहरण? अचानक चेहरे पर एक अजीब सी सिकुड़न, फिर तुरंत हाथ हवा में गया, फिर पैर मुड़ गया। कोई पैटर्न नहीं होता। मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में हंटिंगटन डिजीज को इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया है। बिल्कुल सही। और उसमें यह भी लिखा था कि मरीज अक्सर अपनी इन अनियंत्रित हरकतों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल पॉइंट है। इसे पैराकाइनेसिया कहते हैं। जैसे अगर अनजाने में हाथ झटके से ऊपर चला गया तो वे तुरंत उसे बालों को संवारने के नाटक में बदल देते हैं। हाँ, मरीज को पता होता है कि उसकी हरकतें अजीब लग रही हैं, इसलिए वो उन्हें किसी सामान्य काम में ढालने की कोशिश करता है। ये देखना बहुत ही हृदय विदारक होता है। वाकई। तो हमारे मानसिक फ्लोचार्ट में हमने देखा, लय है तो ट्रेमर, बिजली का झटका है तो मायोक्लोनस, तरल डांस है तो कोरिया और इच्छा के साथ है तो टिक। एकदम सही सारांश। अब इस नींव के साथ हम थोड़ा और गहरे पानी में उतर सकते हैं। चलिए, टिक्स और झटकों की बात तो हो गई, लेकिन क्या हो जब दिमाग का कंट्रोल रूम इंसान को चैन से बैठने ही ना दे? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? हमारा दूसरा काल्पनिक केस। ये बहुत ही पेचीदा है। एक 25 वर्षीय स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है। वो एंटीसाइकोटिक दवाएं ले रहा है। ठीक है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास आता है तो वो कुर्सी पर बैठ ही नहीं पा रहा है। वो लगातार अपनी जगह पर खड़ा होकर मार्च कर रहा है, पैरों को क्रॉस कर रहा है, टहल रहा है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ डॉक्टर को तय करना होता है कि क्या मरीज की दिमागी बीमारी बढ़ गई है,
जिसे एजिटेशन कहते हैं, या फिर ये उन एंटीसाइकोटिक दवाओं का साइड इफेक्ट है। लेकिन कोई दवा किसी इंसान को ऐसे जगह पर मार्च करने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है? स्रोत में इसे एकिथीसिया कहा गया है। हाँ, एकेथीसिया। इसका शाब्दिक अर्थ ही है बैठने में असमर्थता। इसे समझने के लिए हमें वापस डोपामिन पर जाना होगा। वही हमारा मुख्य मैसेंजर। बिल्कुल। एंटीसाइकोटिक दवाएं अक्सर दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। उनका काम मतिभ्रम को रोकना है, लेकिन वो बेसल गैंग्लिया में भी डोपामिन ब्लॉक कर देती हैं। ओह, तो उससे क्या होता है? इससे एक तीव्र अंदरूनी बेचैनी पैदा होती है। तो ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक बेचैनी है, एक ऐसी अंदरूनी खुजली की तरह जिसे इंसान खुजा नहीं सकता। बहुत ही उम्दा उपमा है। मरीज को शारीरिक दर्द नहीं होता, लेकिन उसे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि अगर वो हिला नहीं तो वो पागल हो जाएगा। इसीलिए वो लगातार मार्च करता रहता है। हाँ, कई बार इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम समझ लिया जाता है, लेकिन उसमें पैरों में झुंझुनी या कीड़े रेंगने जैसा एहसास होता है। एकैथीसिया पूरी तरह से एक असहनीय अंदरूनी बेचैनी है। तो अगर हम इसका प्रोसेस डायग्राम बनाए, दवा ने डोपामाइन ब्लॉक किया, जिससे भयंकर अंदरूनी बेचैनी पैदा हुई, और इसका परिणाम हुआ एकैथीसिया। बिल्कुल। और इसी डोपामाइन ब्लॉकेट का एक और बहुत ही भयानक रूप है जिसे डिस्टोनिया कहते हैं। डिस्टोनिया, हाँ। क्या इसमें शरीर अजीब मुद्रा में ऐंठ जाता है? हाँ, हमने बात की थी कि नॉर्मल मूवमेंट में एगोनिस्ट सिकुड़ता है और एंटागोनिस्ट रिलैक्स होता है। एक खींचता है, दूसरा छोड़ता है। लेकिन डिस्टोनिया में सिस्टम पूरी तरह क्रैश कर जाता है। दोनों मांसपेशियां एक साथ अपनी पूरी ताकत से सिकुड़ जाती हैं। एक साथ? अरे बाप रे, तब तो शरीर किसी एक अवस्था में लॉक हो जाएगा। हाँ, सोचिए कार का एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ फर्श तक दबा दिए जाएं। गर्दन एक तरफ मुड़कर अटक सकती है, जिसे टॉर्टिकोलिस कहते हैं। ये तो बहुत दर्दनाक होता होगा। या फिर आंखें अचानक ऊपर की तरफ खिंच सकती हैं, जिसे ओक्यूलर जायरिक क्राइसिस कहते हैं। उफ, स्रोत में कुछ हरकतों को सांप जैसी और हिंसक भी बताया गया है। एथिथोसिस और बैलिज्म। एथिथोसिस एक बहुत ही धीमी, घुमावदार सांप जैसी हरकत है। इसमें हाथ और उंगलियां लगातार अजीब तरह से ऐंठती रहती हैं। और बैलिज्म? बैलिज्म इसका बिल्कुल चरम रूप है। ये अत्यधिक हिंसक, फेंकने वाली गतिविधि है। फेंकने वाली? या इसकी तरीके से कुछ बेसबॉल फेंक रहा हो। हाँ, लेकिन पूरी तरह बिना किसी कंट्रोल के। मरीज का पूरा हाथ या पैर अचानक पूरी ताकत से हवा में उछल जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे बेसल गैंग्लिया में एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस। इसे हमारे शरीर के आंदोलनों का हैंड ब्रेक समझ लीजिए। अच्छा, हैंड ब्रेक। जब किसी इंसान को इस छोटे से हिस्से में स्ट्रोक या लकवा मार जाता है, तो वो ब्रेक पूरी तरह टूट जाता है। तो मतलब सिर्फ एक मटर के दाने जितने हिस्से में स्ट्रोक और पूरा हाथ आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल, वो हिस्सा बिना किसी रोक टोक के हिंसक रूप से हवा में उछलने लगता है। ये सच में हैरान करने वाला है। स्रोत में न्यूरोलॉजी के कुछ और रहस्यमय सिंड्रोम्स का भी जिक्र है, जैसे जब इंसान बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाए। आप कैटाटोनिया की बात कर रही हैं? हाँ, कैटाटोनिया। ये साइकियाट्री और न्यूरोलॉजी का चौराहा है। इसमें एक बहुत ही खास लक्षण होता है जिसे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। मोम जैसा लचीलापन। मोम जैसा लचीलापन? मतलब मरीज मोम बन जाता है? एक तरह से। अगर कोई मरीज कैटाटोनिया में है और आप उसके हाथ को हवा में किसी भी अजीब अवस्था में उठाकर छोड़ दें, तो वो हाथ उसी अवस्था में घंटों तक हवा में ही रहेगा। क्या? बिना नीचे गिरे? हाँ, बिल्कुल किसी मोम के पुतले की तरह। गुरुत्वाकर्षण का उस पर मानो कोई असर ही नहीं होता और मरीज बिल्कुल मूक हो जाता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, जहां किसी ने समय को रोक दिया हो। है ना? इसे एक और जानलेवा स्थिति से अलग करना बहुत जरूरी होता है, जिसे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कहते हैं। एक और चीज जिसने मुझे बहुत चौंकाया वो थी एस्टेरेक्सिस। स्रोत इसे नेगेटिव मायोक्लोनस कहता है। ये एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल फाइंडिंग है। लेकिन हमने तो अभी बात की थी कि मायोक्लोनस मतलब अचानक बिजली का झटका जहां मांसपेशी सिकुड़ती है। तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ मांसपेशी सिकुड़ नहीं रही है, बल्कि वो अचानक काम करना बंद कर रही है। एक कठपुतली की कल्पना कीजिए। ठीक है, कठपुतली। आपने कठपुतली का हाथ धागे से खींचकर ऊपर रखा है। अचानक आप 1 सेकंड के लिए धागा ढीला छोड़ते हैं, हाथ नीचे गिरता है और आप तुरंत धागा वापस खींच लेते हैं। ओह, तो हाथ नीचे गिरेगा और फिर झटके से वापस ऊपर आएगा। बिल्कुल, इसीलिए इसे फ्लैपिंग ट्रेमर भी कहते हैं। क्लिनिक में हम मरीज से कहते हैं कि वो अपने दोनों हाथ सामने ताने और कलाइयों को पीछे मुड़े, जैसे किसी को रोकने का इशारा कर रहा हो। हाँ। कुछ सेकंड बाद
उसके हाथ अचानक नीचे गिरेंगे और फिर झटके से वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे, जैसे कोई पंछी पंख फड़फड़ा रहा हो। लेकिन दिमाग ऐसा धागा छोड़ता क्यों है? यह अक्सर तब होता है जब शरीर का फिल्टर यानी लिवर या किडनी फेल हो जाते हैं। खून में अमोनिया जैसे जहरीले तत्व बढ़ जाते हैं। और ये जहरीला खून दिमाग तक पहुंचता है? हाँ, जिसे मेटाबॉलिक इंसेप्लोपैथी कहते हैं। ये मोटर सिग्नल्स को बीच बीच में शॉर्ट सर्किट कर देता है। ये शरीर के सिस्टम्स का एक दूसरे से जुड़ाव दिखाने वाला बेहतरीन उदाहरण है। लिवर खराब हुआ और लक्षण हाथों में दिख रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा स्रोत में मिरर मूवमेंट्स का भी जिक्र है, जहां एक हाथ की हरकत दूसरा हाथ बिना सोचे नकल करने लगता है, और पैथोलॉजिक स्टार्टल भी, जहां एक छोटी सी आवाज से इंसान इतनी हिंसक प्रतिक्रिया देता है कि वह गिर तक सकता है। ये सभी लक्षण इस बात का प्रमाण है कि हमारे दिमाग की वायरिंग कितनी नाजुक है। इसलिए मैं मेडिकल छात्रों को इन्हें याद रखने के लिए कुछ स्मृति सूत्र यानी निमोनिक्स बताता हूँ। क्या बात है, मैं भी जानना चाहूंगी। चलिए 3 सबसे प्रमुख सूत्र साझा करते हैं। पहला, एस्टेरेक्सिस या हाथ फड़फड़ाने के कारणों को याद रखने के लिए HUR यानी HUR। HUR। H से हिपैटिक यानी लिवर फेलियर, U से यूरेमिक यानी किडनी फेलियर और R से रेस्पिरेटरी फेलियर। ये तीनों मुख्य कारण हैं। बहुत आसान है। और दूसरा है बैलिज्म। इससे बैलिस्टिक मिसाइल से याद रखिए। जैसे मिसाइल हिंसक रूप से दागी जाती है, वैसा ही अनियंत्रित फेंकने वाला मूवमेंट बैलिज्म में होता है। ये तो कभी नहीं भूलेगा। बैलिज्म मतलब बैलिस्टिक मिसाइल। और तीसरा, कोरिया को कोरियोग्राफी से याद रखिए। एक नर्तक की तरह बहने वाली तरल गतिविधि। HUR, बैलिस्टिक और कोरियोग्राफी, ये तो दिमाग में छप गए। अब जब हमने इतना कुछ समझ लिया है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा मेंटल टेस्ट लें? जरूर। मैं आपको कुछ क्लिनिकल सिनारियो देता हूं और हम देखते हैं कि आपकी क्लिनिकल रीजनिंग कैसी है। मैं तैयार हूं। मान लीजिए 60 साल का एक मधुमेह का मरीज है। अचानक उसका दायां हाथ बहुत ही हिंसक रूप से हवा में उछलने लगता है। वो चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहा है। हिंसक रूप से हवा में उछलना, ये तो सीधा सीधा बैलिस्टिक मिसाइल वाला मामला लग रहा है। मतलब ये हेमीबलिज्म है। बहुत अच्छे। और क्योंकि उसे मधुमेह है, तो शायद ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस में स्ट्रोक के कारण है, जो कि हमारा हैंड ब्रेक था। शानदार। अब दूसरा सिनेरियो। एक मरीज आता है जिसे पीलिया है और पेट फूला हुआ है। डॉक्टर उसे अपने हाथ सामने तानने को कहता है और उसके हाथ बार बार नीचे गिरकर वापस ऊपर आते हैं। पीलिया और फूला पेट मतलब लिवर फेलियर यानी HUR निमोनिक का H, और हाथ नीचे गिरकर ऊपर आना वो कठपुतली का धागा टूटने वाला नेगेटिव मायोक्लोनस है। तो निदान क्या हुआ? ये एस्टेरिक्सिस है। बिल्कुल सटीक। अब आखिरी परिदृश्य। आप सड़क पर चल रही हैं। एक आदमी बस स्टॉप पर खड़ा है, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो लगातार अपनी जगह पर मार्च कर रहा है, पैरों को क्रॉस कर रहा है, बहुत बेचैन लग रहा है। तो ये शायद सिर्फ कोई आम बेचैनी नहीं है। ये एकैथिसिया हो सकता है, जो शायद एंटीसाइकोटिक दवा के कारण डोपामाइन ब्लॉक होने का नतीजा है। वो एक अंदरूनी खुजली से लड़ रहा है। बेहतरीन। मैं कह सकता हूं कि अब लोग इन अनियंत्रित हरकतों के पीछे का विज्ञान पूरी तरह समझ गए होंगे। ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें, तो ये हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल की तरफ ले जाती है। कैसा सवाल? हम इंसान हमेशा ये मानते हैं कि हमारे पास फ्री विल है, यानी स्वतंत्र इच्छा। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर हमारा गुलाम है। हम गर्व से चलते हैं, हाथ मिलाते हैं, चीजें उठाते हैं। ये सच है। हम अपने शरीर के नियंत्रण को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन आज की इस स्रोत सामग्री ने हमें आईना दिखाया है। सोचिए, हमारा मस्तिष्क हर पल लाखों सूक्ष्म गतिविधियों को इतनी सहजता से नियंत्रित कर रहा है, और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन जब दिमाग के किसी छोटे से कोने में, जैसे मटर के दाने जितने सब थैलेमिक न्यूक्लियस में एक बारीक सा स्ट्रोक होता है, तो पूरा शरीर हमारे ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वो हिंसक रूप से हवा में हाथ पैर मारने लगता है, या फिर कैटाटोनिया में मोम के पुतले की तरह जम जाता है। हमारी सारी फ्री विल धरी की धरी रह जाती है। यह इस बात का सबूत है कि हमारे स्वयं के शरीर पर हमारा नियंत्रण कितना नाजुक, कितना क्षणिक और शायद कितना भ्रमित करने वाला है। ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। ये हमें सिखाता है कि मानव शरीर की जटिलताओं का कितना सम्मान करना चाहिए।
बिल्कुल। अगली बार जब लोग बिना सोचे अपना कॉफी का कप उठाएं, तो उस अनदेखे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में जरूर सोचें, जो पर्दे के पीछे बिना रुके अपना काम कर रहा है। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए जुड़ने का शुक्रिया। अपने शरीर की इन अद्भुत और रहस्यमयी जटिलताओं के बारे में खुद से और खोजते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई विस्तृत चर्चा में।